प्रमुख सचिव राजस्व विभाग श्री पी गुरु प्रसाद जी, राजस्व विभाग के सभी अधिकारीगण, नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले प्रदेश के मेरे सभी युवा साथियों, उनके अभिभावकगण और अन्य उपस्थित महानुभाव, 7,720 नवचयनित युवाओं को आज उनकी आकांक्षा के अनुरूप राजस्व विभाग में लेखपाल के रूप में नियुक्ति पत्र वितरण हो रहे हैं। इस अवसर पर आप सभी को जो यहां पर बैठे हैं, प्रदेश के अलग अलग कमिश्नरी मुख्यालय पर भी ये समारोह चल रहा है, एक कार्यक्रम वहां सीधे लाइव हो रहा है, उन सभी को, उनके अभिभावकों को हृदय से बधाई देते हुए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सब जानते हैं कि राजस्व विभाग एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और उस विभाग की कार्मिकों की जनता की सेवा की नींव के रूप में लेखपाल की भूमिका बहुत महत्व रखती है। वर्षों से मांग चल रही थी, लेखपालों के पद खाली पड़े हुए थे और प्रदेश ने आम जनमानस की सुविधा और प्रदेश में निवेश की व्यापक संभावनाओं को ध्यान में रख करके इस नियुक्ति की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए 2022 में राजस्व विभाग ने अपना अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रदान किया था। चयन की प्रक्रिया पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने संपन्न की, लेकिन जैसा कि हम सबको देखने को मिलता है, कुछ लोगों की एक फितरत होती है, हर अच्छे कार्य में रोड़ा अटकाना, अफवाह पैदा करना, गुमराह करना और कहीं न कहीं नवचयनित लेखपालों के नियुक्ति पत्र वितरण में भी इस प्रकार के रोड़े अटकाने के प्रयास हुए। लेकिन राजस्व विभाग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसके लिए लड़ा और अंततः सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला अपने पक्ष में करके आज 7,720 नवचयनित युवाओं को उनकी आकांक्षा के अनुरूप यह नियुक्ति पत्र आज प्रदान हो रहा है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभी 4,700 और नई नियुक्ति की अध्याचन हम भेज चुके हैं, उसको भी हम बहुत शीघ्र पूरे करने वाले हैं और इस प्रक्रिया के पूरे होते ही 30,837 जो लेखपाल प्रदेश में नियुक्त होने चाहिए उनकी संख्या पूरी हो जाएगी। प्रदेश सरकार और डबल इंजन की ये सरकार युवाओं के रोजगार और उनकी नौकरी के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। पिछले 7 वर्ष में आपने देखा होगा नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, बिना किसी भेदभाव के युवा की योग्यता और उसकी क्षमता के अनुरूप प्रदेश सरकार ने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया, जिसका परिणाम था कि 6 लाख से अधिक युवाओं को हमें सरकारी नौकरी में नौकरी प्रदान करने और नियुक्ति पत्र प्रदान करने का अवसर प्राप्त हुआ
और आज वे सभी युवा प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। वे अलग अलग क्षेत्र में थे, कोई उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में था, कोई इतना सेवा चयन आयोग से था, कोई उच्च शिक्षा चयन आयोग बोर्ड से, कोई माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग बोर्ड से, कोई बेसिक शिक्षा परिषद से, कोई पुलिस भर्ती के रूप में। यानी अकेले हम लोगों ने प्रदेश में 1,55,000 से अधिक तो पुलिस कार्मिकों की नियुक्ति की। एक 1,54,000 से अधिक हम लोगों ने शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया और अन्य विभागों में भी इसी प्रकार की, चाहे वह लोक निर्माण विभाग हो, चाहे वह राजस्व विभाग हो, चाहे वह सिंचाई विभाग हो, इन सब में भी नियुक्ति की इस प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य किया गया और परिणाम हम सब के सामने है कि 6 लाख युवा जहां सरकारी नौकरी प्रदेश के अंदर पहली बार प्राप्त किया। इससे पहले एक साथ इतनी बड़ी संख्या में नौकरी इतने कम समय में युवाओं को प्राप्त हुआ हो, ये नहीं देखने को मिला और बिना किसी भेदभाव के। उसके साथ आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए, योग्यता और उसकी क्षमता के अनुरूप उसकी प्रतिभा का सम्मान करते हुए जब चयन की प्रक्रिया पूरी हुई तो आज वो युवा अपनी प्रतिभा और अपनी योग्यता का लाभ प्रदेश को दे रहा है। लेकिन 2017 के पहले क्या होता था? ये जो भर्ती, आधे लेखपालों के पद खाली पड़े हुए, क्यों पड़े हुए थे? क्योंकि भर्ती नहीं होती थी। भर्ती की प्रक्रिया में तमाम होल थे। भर्ती की प्रक्रिया को पहले ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी और पूरा खानदान अलग अलग जिले आवंटित हो जाते थे। मुझे याद है लेखपालों की भर्ती की एक प्रक्रिया को कैसे इन्होंने दागी बना दिया था। लेकिन एक प्रक्रिया है, इस 7,720 लेखपालों की पद प्रदेश के अंदर भरे गए और मैं कह सकता हूं, एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि अध्याचन से लेकर के नियुक्ति पत्र वितरण की इस पूरी प्रक्रिया में, चयन की प्रक्रिया हो या उनको नियुक्ति पत्र देकर के जिला आवंटित करने तक, किसी को सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी, किसी को ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी साथ हमारी तैनाती हो जाए, क्योंकि उसे मालूम है, उसे विश्वास है और युवाओं का विश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। क्योंकि इस युवा के लिए ही सरकार पूरी ताकत लगा रही है, जिससे उसके उज्जवल भविष्य के माध्यम से हम प्रदेश के विकास के पथ को अग्रसर करके उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर सके। ये जो प्रक्रिया हमने यहां पर प्रारंभ की, ये प्रक्रिया उसी का हिस्सा है। 6 लाख सरकारी नौकरी मिलना और साथ साथ प्रदेश सरकार ने बेहतरीन कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा करके जो माहौल प्रदेश के अंदर बनाया, आज उसका परिणाम भी हमारे पास है। प्रदेश में अब तक हमारी सरकार 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्तावों को ग्राउंड ब्रेकिंग करा चुकी है, यानी उनका जमीनी धरातल पर उतारने में सफलता प्राप्त कर दी है। और हमारे पास अभी लगभग 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव बाकी हैं, जिनको जमीनी धरातल पर उतारने की कार्रवाई हमारे स्तर पर चल रही है। जो बेहतरीन निवेश का माहौल प्रदेश के अंदर बना है, एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहित करने का कार्य हुआ, इन सब से भी हमने प्रदेश में 1,62,00,000 से अधिक युवाओं को अपने ही गांव और अपने ही घर में, अपने ही जनपद में नौकरी की संभावना उपलब्ध करवाई। ये भी प्रदेश के युवाओं के लिए एक अवसर प्राप्त हुआ। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में अपने जनपद और अपने गांव में सुविधा प्राप्त हुई। और यही नहीं, प्रदेश ने स्वरोजगार के लिए भी
केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी जो कार्य प्रारंभ किया, जिसमें प्रदेश सरकार के स्तर पर विभिन्न स्तर पर जो प्रयास प्रारंभ हुए, आज उसका परिणाम किस रूप में हम सबके सामने प्राप्त हो रहा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, प्रधानमंत्री स्वरोजगार की योजना है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार की योजना है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना है, प्रदेश के अंदर विश्वकर्मा श्रम सम्मान और केंद्र के स्तर पर पीएम विश्वकर्मा जैसी योजनाओं के माध्यम से भी हमने प्रदेश में 62 लाख से अधिक युवाओं को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी यहां पे प्रदान किया है। आज इसी का परिणाम है अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूपी का तेजी के साथ नीचे गिरा है और अधिक से अधिक मात्रा में युवाओं को नौकरी और रोजगार, स्वतः रोजगार के साथ जुड़ने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे याद है 2017 के पहले इसका परिणाम, लोग कहते हैं कि आखिर इन युवाओं को नौकरी देने से क्या हुआ। मैं कहता हूं इसका परिणाम हुआ कि उस युवा ऊर्जा ने, उस युवा प्रतिभा ने अपनी योग्यता को साबित किया। 2017 के पहले जो उत्तर प्रदेश देश की छठी अर्थव्यवस्था माना जाता था, वही उत्तर प्रदेश आज देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे तेजी के साथ स्थापित किया। ये जो कार्य हुए हैं, इसने उत्तर प्रदेश को एक पहचान दी, उसने उत्तर प्रदेश को एक पहचान दी। ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश का युवा उत्तर प्रदेश से बाहर कहीं जाता था, उत्तर प्रदेश का नाम सुनते ही उसको पहले ही साइड कर दिया जाता था। कुछ जिलों की छवि तो ऐसी बना दी गई थी कि उस जिले के नाम पर, अभी मैं देख रहा था, आजमगढ़ जिले से जो युवा आया था त्रिपाठी हमारे पास लेखपाल की नियुक्ति प्राप्त करने के लिए, नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए, 2017 के पहले ये युवा कहीं यूपी से बाहर गया होता, कहता साहब मैं इस जनपद से हूं, तो लोग उसको नौकरी की बात तो दूर, कहीं होटल और धर्मशाला में भी कमरा नहीं देते। ये छवि बनाई हुई थी। आज ऐसा नहीं, आज उत्तर प्रदेश का युवा कहीं भी जाएगा बड़े सम्मान की निगाहों से देखा जाता है, क्योंकि इसे मालूम है ये नए उत्तर प्रदेश का नया युवा है, इसकी प्रतिभा का लोहा दुनिया मान रही है। और इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, जो एक नई पहचान बनी है आज, इस पहचान को बरकरार रखने की आवश्यकता है। इसमें आपको अपनी पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा लगानी है। नए अवसर मिलेंगे। ये तो मैंने नई नियुक्ति और नए लोगों के रोजगार की बात की, इससे पहले क्यों नहीं हो पाती थी? क्योंकि नियत साफ नहीं थी, भाई भतीजावाद होता था, लोगों के साथ भेदभाव होता था, नियुक्ति के नाम पर पैसे वसूले जाते थे और न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता था, कोर्ट के स्टे होते थे, सरकार उसमें किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में होती थी, क्योंकि अगर स्टे वैकेट कराते हैं तो फिर उनको ये लगता था कि अच्छा खासा पैसा उनके दलालों के, गुर्गों के सब समाप्त हो जाएंगे, इसलिए वे उस पर रुचि भी नहीं लेते थे। आपने देखा होगा, अधियाचन गया, नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हुई, इसके बाद कुछ लोग न्यायालय में गए, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है कि अच्छे कार्य में रोड़ा तो अटकाना ही अटकाना है, कुछ ना कुछ बोलना ही है। लेकिन अंततः सुप्रीम कोर्ट से भी हम लोग जीत करके आए और अब इन सभी युवाओं को ये नौकरी पत्र, नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कहीं कोई भेदभाव नहीं, कोई सिफारिश नहीं। तो अगर बिना भेदभाव और बिना सिफारिश के आपको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि बिना किसी सिफारिश के प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, एक गरीब की ईज ऑफ लिविंग के लिए आपके स्तर पर बड़े कार्य हो सकते हैं, अच्छे कार्य हो सकते हैं, और उसमें अपनी पहचान बनाना, अपने आप को स्थापित करना, सरकार यही अपेक्षा आपसे रखती है। एक गरीब के जीवन में आपका कार्य लगे, आपकी ऊर्जा लगे, आपकी प्रतिभा लगे, प्रदेश के अंदर निवेश की संभावनाओं में आपका पूरा सहयोग मिले, सकारात्मक सहयोग मिले, प्रदेश के अंदर जाति, निवास और
अन्य आय प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए एक जो समय सीमा हमने घोषित की है उसके अनुसार एक योग सहयोग आम जनमानस और युवाओं को प्राप्त हो। वरासत, नामांतरण और पैमाइश से जुड़ी हुई कार्रवाई हम समय पे पूरा करें। कृषि को अकृषि घोषित करने के लिए प्रदेश सरकार ने रिफॉर्म किया कि 45 दिन के अंदर स्वतः अधिकारी को इसको करना होगा, अगर नहीं करेगा तो डीम्ड मान लिया जाएगा। अगर उसके बाद भी हमारे पास लंबित है और मामला कोई व्यक्ति उससे पीड़ित है, इसमें जवाबदेही भी शासन स्तर पर फिर होती है। आईजीआरएस में हमारे पास बहुत सारे मामले आते हैं। आईजीआरएस के मामले इसी बात को लेके आते हैं। हम लोग देखते हैं कोई व्यक्ति में ऑनलाइन शिकायत करता है, बताता है साहब हमने हमारी शिकायत ये थी, समाधान नहीं हुआ, यहां से 15 दिन में हम उसकी समीक्षा करते हैं, क्यों नहीं हुआ? जनपद स्तर में साप्ताहिक समीक्षा के लिए हमने कहा है और फिर वहां पे जवाबदेही तय होती है। और इसलिए मैं आप सभी युवाओं से कहूंगा, एक अवसर मिला है आपको और यह अवसर आपके आगे बढ़ने के लिए अगले 10 वर्ष तक इतनी मेहनत करिए कि 35 वर्ष की आपकी सरकारी सेवा की नींव इतनी सुदृढ़ हो कि आपके प्रमोशन भी आसानी से हो सके और आपको आगे बढ़ने का भी एक अवसर प्राप्त हो सके, लोगों के बीच में आपकी अच्छी छवि बन जाए। यानी इतनी महत्वपूर्ण कड़ी लेखपाल की। लेकिन बहुत बार होता है कि लेखपाल नाम से ही लोग घबराने लगते हैं, तो घबराहट न हो। आप तो जनता के बीच में आपका जुड़ाव इतना नजदीक होता है, किसी को पट्टे की जमीन देनी है, किसी को वरासत का कार्य करना है, किसी के नामांतरण का कार्य संपन्न करना है, कृषि को अकृषि घोषित करने के लिए कोई निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाना है, कहीं पर पैमाइश की कार्रवाई को संपन्न करना है। छोटे छोटे यानी विवाद और जो हिंसक वारदातें होती हैं ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में केवल 1 फुट 2 फुट के लिए होती है। अगर हम समय पे उसको पैमाइश करके सीमांकन कर लें, बता दें कि भाई ये है व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था का, पुलिस का सहयोग ले लें। कहीं पर आपने देखा है कि कोई दबंग भूमाफिया जबरदस्ती सरकारी जमीन पर या किसी गरीब की जमीन पर कब्जा कर रहा है, वहां पर एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स के साथ जाकर के हम बड़ी कार्रवाई कर लें। कहीं पर निवेश के लिए कोई प्रस्ताव आया है, उसको समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा लें। आपदा, बाढ़ जैसी आपदा को लेकर के हम समयबद्ध तरीके से लोगों को राहत दे दें। कृषक दुर्घटना बीमा योजना में कृषक, उसके परिवार के किसी सदस्य या फिर बटाईदार और उसके परिवार के किसी सदस्य की किसी आपदा में मृत्यु होने पर समयबद्ध तरीके से राहत की धनराशि उस परिवार को प्राप्त हो जाए। कितना आपको इसका यश मिलेगा, कितना आपके खाते में पुण्य आएगा। लेकिन जब हम लोग अनावश्यक लटकाने का प्रयास करते हैं, पता लगा है ए का मुआवजा है वो बी को मिल जा रहा है, ए वाला बेचारा देखता रह जा रहा है, या पैमाइश में गरीब तो देखता रह जा रहा है लेकिन कोई दबंग व्यक्ति कब्जा कर दे रहा है या कब्जा करवा दिया जा रहा है। गलत तरीके से कोई भी कार्य न करें और इसके लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग। अब तो पूरी यहां पर राजस्व की पूरी व्यवस्था ही डिजिटाइज हो रही है। लैपटॉप और टैबलेट उपलब्ध करवाने की कार्रवाई उनकी ट्रेनिंग के साथ हमें जोड़ना होगा। कोऑर्डिनेट से पता लग जाएगा कहां की क्या स्थिति है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था की जहां एक और युवाओं को रोजगार और नौकरी मिले, यह उनकी प्रतिबद्धता और मिशन का हिस्सा है। वहीं साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति अगर परंपरागत रूप से गांव की जमीन पर, ग्राम समाज की आबादी की जमीन पर मकान बना के रह रहा है,
तो उसके जमीन का मालिकाना अधिकार उसको घरौनी के माध्यम से प्राप्त हो सके। बड़े स्तर पर कार्य चल रहा है। अब तक 63 लाख से अधिक लोगों को हम लोगों ने व्यवस्था दे दी है और हमारा प्रयास है कि इस वर्ष तक हम लोग सभी 1,25,00,000 परिवारों को ये सुविधा उपलब्ध करवा देंगे कि जहां पर वह बसा है वहां का मालिकाना अधिकार घरौनी के माध्यम से उसको उपलब्ध करवा दिया जाए, जिससे वह व्यक्ति गांव के सारे जमीन संबंधी विवाद वहीं पे समाप्त हो सके। कितने लोगों के जीवन में आप परिवर्तन कर सकते हैं। ईज ऑफ लिविंग भी है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी है और इस पर आपको बेहतर प्रयास करना है। सरकार यही अपेक्षा करती है कि हम लोग इस दिशा में प्रयास प्रारंभ करें और मुझे लगता है कि वह आपके लिए आगे बढ़ने का एक अवसर भी होगा। और इसीलिए नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम के साथ मैं स्वयं अपने किसी न किसी सीनियर मंत्री के साथ आता हूं और यही अपेक्षा करता हूं कि हम बेहतर करें, लोगों के जीवन में हमारी कार्य पद्धति एक छाप छोड़े, लोग हमारे प्रति सम्मान का भाव रखें। इस प्रकार का भाव, इस प्रकार का आपको अपने कार्य पद्धति को बनाना होगा और इसी कार्य पद्धति के लिए आज मैं यहां पर आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि शासन की अपेक्षा के अनुरूप आप अपने कार्यकाल के दौरान बेहतरीन करके प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के, प्रधानमंत्री मोदी जी के $1 ट्रिलियन की यूपी की इकोनॉमी को बनाने के इस अभियान का हिस्सा बनेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए, आपके आशीर्वचनों के लिए। मैं अनुरोध करूंगी। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने नियुक्ति पत्र सौंपे हैं, इसके साथ उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नियुक्ति से पहले वसूली की जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। सभी लेखपालों को उन्होंने बधाई भी दी और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पारदर्शी तरीके से चयन हुआ है, बिना भेदभाव के नौकरी दी जा रही है। यूपी में निवेश का माहौल बेहतर हुआ है। पहले यूपी की छवि खराब की गई थी, लेकिन अब यूपी की छवि सुधर गई है। युवाओं के लगातार विकास के लिए जो सरकार है वो प्रतिबद्ध है। नियुक्ति से पहले वसूली, खासकर बता दें आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चाचा भतीजे के शब्द का इस्तेमाल करते हुए ये कहा कि वो नियुक्ति से पहले वसूली के लिए निकल जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। पूरी पारदर्शिता के साथ में परीक्षा